हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेसी मेटा क्लासेस में। कल हम लोग 46 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 45 तक कर लिए थे। आज हम लोग 46 से देखेंगे और यहाँ से मैथ का सवाल है। अब यहाँ से जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो 10 मैथ है, 10 रीजनिंग है और 10 साइंस है। 30 क्वेश्चन है। उसके बाद हिंदी का सवाल है, तो हम लोग आज देख लेते हैं ये 30 क्वेश्चन तुरंत। चलिए शुरू करते हैं। इसका 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के युग्मों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है, इसका यदि एरिया हम निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू इसका क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। एरिया दिया हुआ है 160, आप इसको 160 लिख दीजिए इक्वल टू। अब इसको यहाँ ये दो जो है 5 और 10, ये दो में से किसी को आप एक को हाइट मान लीजिए, किसी एक को पहले लीजिए। हम 10 को लेते हैं कि 10 को हम हाइट ले लिए, तो अब यहाँ से बेस निकल के आएगा और जो बेस निकल के आएगा वही मेरा क्या होगा, साइड होगा। तो देखिए 10 से आप काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 16। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए 16 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए इसको देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है कि cos 30 डिग्री माइनस ये माइनस cos 30 डिग्री प्लस ये। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं बेसिक से, और अगर बेसिक से नहीं सॉल्व करना है तो आप इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू आप यहाँ ये जो है, ये के जगह पर आप 30 डिग्री रख दीजिए। ये के जगह पर आप 30 डिग्री रखते हैं तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस, ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, और माइनस ये माइनस, और ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसका वैल्यू रख लीजिए। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू वही होगा जो कॉस साइन 30 का होता है, तो 1/2। और 1 में से आप 1/2 को अगर माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा इसका। अब आप वैल्यू यहाँ रख लीजिए, जो आप ये का वैल्यू रखे थे 30 डिग्री, आप वैल्यू यहाँ रख लीजिए। देखिए यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है साइन ये के जगह पर आप 30 डिग्री रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। तो आप इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा सही। अगला सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी इसी से है कि कॉस थीटा का वैल्यू a/b है, तो यहाँ पूछ लिया कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हम इसको आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है क्या, a/b, a/b दिया हुआ। आप इसको बना लीजिए इसे। कॉस थीटा क्या होता है, इसको आप मान लीजिए थीटा, इस एंगल को हम थीटा मान लिए। अगर आप इसको थीटा मानते तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और इसके नीचे जो होगा वो बेस होगा। और कॉस थीटा का क्या होता है रेशियो, तो इसका होता है b/h। तो आप तो ये तो p माने हैं, ये अगर p माने तो ये होगा क्या, b, और ये होगा ये। तो जो ये हाइपोटेनस इसका निकल के आएगा रूट में, वो क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब आप इसका वैल्यू रख लीजिए,
और इसका भी वैल्यू रख लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन इसका बी आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि a माइनस बी इक्वल टू 5 और a इंटू बी 24। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ लिया। आप इसे सीधा सीधा अगर फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab। आप वहाँ रख करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ से एक वैल्यू मान लीजिए, जैसे देखिए ए का वैल्यू आप क्या ले लीजिए 8 ले लीजिए और बी का वैल्यू आप 3 ले लीजिए। देखिए 8 में से अगर आप 3 माइनस कीजिएगा 5 होता है, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 होता है। उसी तरह से आप यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या आएगा 73। इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ट्रायंगल से कि ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल ए इज बाइसेक्ट कर रहा है इंटरनली टू इंटरसेक्ट बी सी एट डी, बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड डी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी ए। एक आप ट्रायंगल बनाइए, ये है, बी है और ये सी है। देखिए ये भी दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर, और एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर, और यहाँ डी है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है। बीसी पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बीसी पे एट डी पे ये क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। और बीडी की जो लंबाई है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और डीसी जो है, डीसी ये दिया हुआ है 7.5। तो पूछा है क्या कि ए सी यहाँ से इसकी दूरी पूछी है। तो ये तो थ्योरम पर ही डिपेंड है। क्या होता है इसका, ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन में डी सी। आप इसका यहाँ वैल्यू जब रखिएगा तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये ऑप्शन सी इसका आंसर दिया हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी में एक चीज़ और बता देते हैं, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है और उसमें एंगल बाई सेक्टर है, और उसमें कभी अगर ये पूछ दिया कि बताइए ए डी का जो लंबाई होगा, ए डी का लंबाई वो क्या होगा, तो ए डी का अगर कभी पूछ लिया इसमें कि ए डी कितना होगा, तो इसका सीधा सीधा आप फॉर्मूला याद रखिए, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। इसको आप याद रख लीजिए। आप सीधा ए डी का यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात दिया हुआ है, यदि उनके क्षेत्रफल का योग 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो उनकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको आप कैसे बना सकते हैं, देखिए दो वृत्त है और दोनों का व्यास दिया हुआ है। आप जब इसका रेडियस लीजिएगा तो रेडियस क्या होगा 3x/2, और एक होगा
इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए 4x/2। और अगला जो है ये इन दोनों को मिला करके एक नया वृत्त बनाना है, तो इसका भी यदि आप रेडियस लीजिएगा तो क्या होगा 30/2। अब आप इसको बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r²। दो ठो है तो आप 2 बार इसको लिख लीजिए पाई r² इक्वल टू फिर से क्या होगा पाई r²। दोनों जगह से आप अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें पाई कॉमन ले लिए, पाई/2 ले लीजिए कॉमन, पाई/2 कॉमन ले लीजिएगा अगर, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x² प्लस 4x² बराबर जो होगा, इधर से भी अगर आप पाई/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी क्या बचेगा 30² पाई/2 से पाई/2 आप काट दीजिए। जो बचा आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वो x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू जब आप यहाँ रखिएगा दोनों जगह तो यहाँ से इसका रेडियस निकल के आएगा, और जो रेडियस निकल के आएगा वो इसका आंसर C आएगा। अगला सवाल देखते हैं। समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज ABC की सबसे लंबी भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो जो छोटा वाला त्रिभुज है DEF, तो इसकी जो सबसे लंबी भुजा होगी वो क्या होगी। तो इसका आप लोग पता होगा कि इसका जो एरिया होता है इसको क्या करते हैं रूट कर देते हैं, आप ऐसे देख लीजिए। इसका अगर रूट कीजिएगा तो क्या होगा 12/9 इक्वल टू ये देखिए, ये जो 144 है ये किसका था बड़ा त्रिभुज, तो बड़ा त्रिभुज का एक तो साइड दिया हुआ है 36, इधर लिख दीजिए 36 बाय इसका सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो जो बड़ी भुजा पूछ रहा है उसे आप कुछ भी मान लीजिए x। यहाँ से काट लीजिए, देखिए 3 से ये कितना बार में 4 बार में, और 4 से इसको काटिएगा 4 से इसको जब काटिएगा आप तो ये कितना बार में कटेगा 9 बार में, और 9 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 27 है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला है कि 44 सेंटीमीटर परिधि वाले किसी वृत्त के ये क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। सरकमफेरेंस दिया हुआ 44 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। तो इसे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे इसको निकालिएगा, देखिए 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ 44। अब यहाँ से जब आप r का वैल्यू रखिएगा तो देखिए इसका क्या होगा 2, और इसका वैल्यू रखेंगे 22/7, तो 22 को 2 से इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44। तो ये इससे ये क्या होगा कट जाएगा, और जो नीचे 7 बचा वो 7 इधर चला जाएगा, तो ये कितना r का वैल्यू आ जाएगा 7। अब आप इसका एरिया रख लीजिए। एरिया क्या होता है क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर आप सीधा रख दीजिए वैल्यू 22/7, और r के जगह पर आप क्या रख दीजिए 7 × 7। तो ये 7 और ये 7 कट गया। बाद बाकी जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 150
4/4। यहाँ से भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इफ -4x - 12 इज लेस देन 15। तो यहाँ पूछ रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिए कि ये जो -12 है इसको आप इधर ले जाइए। तो क्या होगा, माइनस का, यहाँ आपके पास क्या बचा, -4x इज लेस देन, ये क्या होगा 17। आपको x का वैल्यू चाहिए तो ये जो -4 है मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा x माइनस का 17/4 ये होगा। तो ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी। अगला सवाल चलते हैं। दोस्तों हम माउस से बता रहे हैं तो माउस से लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप इस चीज़ को अपने से भी बना सकते हैं, हम केवल कंसेप्ट बता दे रहे हैं। आप इसको क्या कीजिए कि कॉफिशिएंट पूछा है किसका, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है। तो सबसे पहले आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए एक्स वाला टर्म जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, क्यूब बना लेगा। तो ये तो होगा नहीं, तो अब किसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो -5 है, -5x है, इसको जब आप x से कीजिएगा तो क्या होगा उस समय -5x²। और आपको वही तो पूछा है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, सॉरी दोस्तों इसको थोड़ा और लंबा करना होगा। और जब आगे चलिएगा तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, दिया हुआ। आप इसे करके गुना करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहीं तक था मैथ वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का केवल हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, जो वैसा होगा बताने लायक उसको हम बता भी देंगे, उसके बाद इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ मिसिंग नंबर है, इसको आपको निकालना है। तो आप देखिए इसको कैसे बनाना है कि ये 24 से 36 कितना ऐड हुआ 12, और फिर यहाँ 36 से यहाँ ऐड करना। आप ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ ये कैसे बढ़ा हुआ है, यहाँ से देखिए ये 48 और यहाँ से ये कितना बढ़ा हुआ, ये आपका बढ़ा हुआ, ये 24 बढ़ा हुआ है और ये 48 बढ़ा हुआ है। ये इसी तरह से बढ़ रहा है। आप इसको भी यहाँ से 24 बढ़ा के देख लीजिए, तो 36 में से जब आप 24 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 60 आएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं इसका। आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए, सीजीएल में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा। देखिए किस तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है, रिलेशन का है ये, तो आप ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं इसका। स्टेटमेंट का भी आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। ये सवाल देखते हैं, दिए गए विकल्प में यह संगत को चुनना है। जैसे देखिए जीभ, चबाना, काटना, निगलना, तो इसमें बोल रहा है क्या कि यह संगत कौन है, तो जीभ है। अगला देखते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन है ये, आप इसको बना लीजिएगा, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। ये आपका ये साइन से है, इसे तो आप बना लेंगे, बहुत आसान रहता है ये। और ये तो फेस वैल्यू को अगर आप जोड़ के देखिए 66 से आता है, वो उसी तरह से आप इसे भी जोड़ करके निकाल लीजिएगा। अगला
ये एक इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है। और आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ के है, के के बाद एल, एल के बाद एम, तो एम के बाद जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, एन आएगा। यहाँ एन रख लीजिए। देखिए आपके पास दो ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी और डी, तो आप यहाँ इसको भी मैच कर लीजिए, सी डी ई एफ, तो अब क्या आएगा, एफ के बाद क्या आता है, जी एच, ऑप्शन सी होगा इसका। अगला देखिए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप बना लीजिएगा इसको। अगला सवाल पे चलते हैं। रीजनिंग 10 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है साइंस का क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डैश की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला होता है, किसके कारण होता है, आप लोग पता है, कैरोटीन के कारण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्लूरिसी रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को, ऑप्शन ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है, तो रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज पूछ लिया, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसका, आप इसे बना लीजिएगा। देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिला है। और आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना क्या कहला, मतलब किसका ये उदाहरण है, तो ये किसका है, संयोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन बी, अपघटन अभिक्रिया। अगला है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गति के निम्नलिखित में से किस समीकरण का उपयोग किसी पिंड द्वारा सीधे तय की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो आंसर दिया हुआ ये ऑप्शन डी दिया हुआ, ये दोनों होता है इसके लिए। अगला है कि एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप इसे देख लीजिए दोस्तों कि एक सूत्र से भी क्वेश्चन इसमें आया है, तो इसका जो होता है C2H4, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है ये, तो इसका क्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या क्या होगी, तो आप विन्यास को भी पढ़ के जाइएगा, विन्यास से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ऐसे भी इसका ये तो इजी है कि इसको सबको जोड़ दीजिए, 2 8 10 7 17, तो इसका जो परमाणु संख्या होगा वो 17, इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार क्या होता है, तो ये जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो होने वाला ऊर्जा परिवर्तन है ये कहलाता है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला है एक और भी, यहाँ देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि किसी गेंद को h ऊंचाई से गिराए जाने के बाद से जमीन पर पहुंचने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो h का मान क्या होगा, तो इसे भी आप बना लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है 125 मीटर। दोस्तों आज ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब यहाँ से आगे जो है ये क्वेश्चन हिंदी का शुरुआत होता है, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे इसी तरह से पीजीटी का भी और भी क्वेश्चन आते रहेगा।